नमस्ते छात्रों। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत जो तृतीय BA तृतीय वर्ष में चलता है उसमें अध्ययन कर रहे हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। और जैसा कि पिछले व्याख्यानों में हमने शीत युद्ध और देतांत के बारे में अध्ययन किया था। शीत युद्ध किस तरीके से शुरू हुआ और देतांत किस तरीके से शुरू हुआ था और उनका क्या रोल है इस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत, उसको जानने का प्रयास किया था। आज हम अध्ययन करते हैं कि जो शीत युद्ध शुरू हुआ था 1945 के बाद में और 1990 में 91 में ये ख़त्म जा कर के होता है, तो उसकी क्या प्रक्रिया रही थी और किस प्रकार से उसका जो घटनाक्रम रहा था उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं आज और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं शीत युद्ध की जो समाप्ति का जो क्रम चला था, देतांत के कारण एक ऐसा वातावरण बन गया था कि जो महाशक्तियों के बीच में जो तनाव चला आ रहा था उसमें थोड़ा सा शिथिलता आई थी और इससे जो महाशक्तियां हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आने लगे थे और आपस में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता करना शुरू उन्होंने कर दिया था देतांत के वातावरण के कारण। तो इसी पृष्ठभूमि के अंतर्गत शीत युद्ध समाप्ति की ओर कुछ महाशक्तियों के द्वारा कुछ कदम बढ़ाए जाते हैं जिनको हम इस प्रकार से जानने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले जो शीत युद्ध की समाप्ति का जो क्रम चला था वो 1985 से चला था और 1990 तक जाते जाते ये शीत युद्ध एकदम समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया था और 1991 में पूर्णतः ये समाप्त हो गया था। और साथ में ही सोवियत संघ जो है, जो कई देशों से, कई राज्यों से मिलकर के बना था, उसमें भी बिखराव हो जाता है। तो इस प्रकार से शीत युद्ध की समाप्ति वहाँ पर जा कर के हो जाती है। 1985 में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जेनेवा वार्ता हुई थी 1985 के अंतर्गत, इसमें दोनों महाशक्तियों के, सोवियत और अमेरिका के जो नेता थे, शीर्ष नेता थे, उन्होंने आपस में गोपनीय एक वार्ता की थी और उस वार्ता में कुछ चीज़ों पर उनके बीच में सहमति बन जाती है, जैसे कि परमाणु युद्ध नहीं किया जाएगा, इसके अंतर्गत स्वीकृति दोनों ही तरफ से हुई थी। और इसके अलावा जो हथियार हैं उनके ऊपर काबू पाने के लिए एक वार्ता जारी रखने के लिए, निरंतर वार्ता जारी रखने के लिए भी सहमति इनके बीच में बन गई थी। फिर हम देखते हैं इसके अलावा जो इस वार्ता के अंतर्गत 1968 से जो NPT जो संधि थी उस पर भी सहमति बनती है कि इस NPT जो संधि है उस संधि के अंतर्गत परमाणु अप्रसार की संधि थी और उस संधि से अधिक देशों को उसके अंतर्गत जोड़ा जाए, इसका एक अभियान चलाया जाएगा और इसमें अधिक से अधिक देशों से हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जिससे कि कोई भी परमाणु हथियारों के प्रसार करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कार्य नहीं करेगा। तो इस पर भी इसके अंतर्गत सहमति बनी थी। इसके अलावा जो रासायनिक हथियार हैं उन हथियारों को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की भी इसके अंतर्गत सहमति बनी थी, क्योंकि रासायनिक जो हथियार हैं वो और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ऐसा इनका मानना था। और रासायनिक हथियार कोई भी नहीं बनाएगा और न ही उसका प्रसार करेगा, न ही दूसरे देशों को बनाने के लिए अनुमति दिया जाएगा। इस तरीके की इनके बीच में सहमति बनी थी। इसके साथ में ही जो यूरोप के अंतर्गत इनकी जो सेनाएं थीं, जो अशांति का वातावरण बना हुआ था उस पर इन्होंने सहमति बनाई थी कि वियना वार्ता जो शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए चल रही थी, उन वार्ताओं को निरंतर चलते रहना चाहिए, जारी रखा जाना चाहिए। इस पर भी इसके अंतर्गत सहमति बनी थी। इसके अलावा जो देशों के अंतर्गत इन महाशक्तियों के द्वारा बल प्रयोग किया जाता था, कई देशों में बलपूर्वक अपने समर्थक जो सरकार स्थापित कराई जाती थी या उलटफेर किया जाता था,
तो जिस तरीके का हस्तक्षेप अब तक चला आ रहा था, उस हस्तक्षेप को कम करने या न करने के भी इसके अंतर्गत निर्णय लिया गया था, इस जेनेवा वार्ता के अंतर्गत। तो इसके अलावा दोनों ही महाशक्तियों ने 1985 में ये जेनेवा वार्ता के अंतर्गत जो सहमति बनी थी, जिन जिन चीज़ों पर सहमति बनी, हथियारों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं किया जाएगा, रासायनिक हथियारों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाएगा, और किसी भी देश के में बल प्रयोग का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और वहाँ पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इस तरीके की सहमति इन दोनों ही महाशक्तियों के बीच में बनी थी। और इसके अलावा जो सहमति बनी थी वो ये कि दोनों ही महाशक्तियाँ एक दूसरे के यहाँ पर वाणिज्य दूतावास खोलेंगे, और व्यापारिक क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में इनकी जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रकार से उनके बीच में सहमति बनती है, और नए युग की शुरुआत एक तरीके से यहाँ से मानी जा सकती है, कही जा सकती है। इसके अलावा 1986 के अंतर्गत दोनों ही महाशक्तियों के जो प्रमुख थे, नेता थे, शासनाध्यक्ष थे, उन्होंने एक दूसरे के यहाँ पर यात्रा की और एक दूसरे से वार्ताएं की, और इन वार्ताओं के अंतर्गत उन्होंने एक दूसरे के सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए कार्य किए थे। 1986 में ही, अक्टूबर 1986 में ही आइसलैंड के अंतर्गत एक वार्ता होती है दोनों ही महाशक्तियों के प्रमुखों के बीच में। रीगन और गोर्बाचोव उस समय के जो राष्ट्रपति थे उनके बीच में वार्ता होती है, और इस वार्ता में यद्यपि दोनों के बीच काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण था, किंतु रीगन के द्वारा स्टार बार जो उस समय का 1984 के बाद में अमेरिका ने शुरू किया था, उस स्टार बार की योजना को लेकर के सहमति नहीं बनी थी, क्योंकि अमेरिका उस पर या रीगन उस पर अड़ गया कि भाई स्टार बार को हम समाप्त नहीं करेंगे, उसकी योजना हमारी निरंतर चलती रहेगी। तो इस तरीके से ये बात असफल होती है, लेकिन फिर भी वार्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए भी ये निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इस तरीके भी इनके बीच में सहमति बन गई थी। तो इस तरीके से ये एक ऐसा वातावरण बना था। एक और जो बात है वो ये कि जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा था शीत युद्ध समाप्ति की ओर या देतांत को और अधिक आगे बढ़ाने की ओर, तो उसमें जो रूस के जो गोर्बाचोव राष्ट्रपति हुए थे 1985 के बाद में, उनका बहुत बड़ा रोल इसके अंतर्गत माना जाता है। उन्होंने ये महसूस किया कि समय के परिवर्तन के अनुसार हमें अपने आप को परिवर्तित कर लेना चाहिए। ऐसा उनका अपनी विचारधारा थी, अपने एक विचार थे। और जो आर्थिक क्षेत्र है, वैज्ञानिक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हमें प्रोग्रेस करना चाहिए, बजाय इसके कि जो सामरिक क्षेत्र में हम निरंतर होड़ करते चले आ रहे हैं, उससे अपने ध्यान को हटा करके एक दूसरी तरफ हमें अपनी दिशा देनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो ये बहुत बड़ा रोल गोर्बाचोव का हम कह सकते हैं। 1987 के अंतर्गत दोनों ही महाशक्तियों के बीच में फिर वार्ता होती है सितंबर 1987 के अंतर्गत, और इसमें सहमति बनी कि दोनों ही देश अपनी जो सैनिक गतिविधियां हैं, उन सैनिक गतिविधियों की जानकारी एक दूसरे को देंगे, और एक दूसरे के यहाँ पर जैसे वाशिंगटन है, मॉस्को है, यहाँ पर एक परमाणु समस्या निस्तारण केंद्र भी खोले जाएंगे कि किसी प्रकार से जो युद्ध का वातावरण है, जो तनाव का वातावरण है, उसको किसी तरीके से कम किया जाएगा, और इसके लिए प्रयास निरंतर करते रहेंगे। एक दूसरे के यहाँ पर निस्तारण केंद्र खोले जाएंगे। इस तरीके की भी इनके बीच में सहमति बनी थी। 1987 में ही एक INF संधि भी दोनों महाशक्तियों के बीच में हुई थी, और इस शिखर वार्ता के अंतर्गत उन्होंने ये निर्णय किया कि मध्यम दूरी और कम दूरी के जो प्रक्षेपास्त्र हैं उनको नष्ट करने के पर इनके बीच में समझौता होता है कि उनको नष्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि जो युद्ध का वातावरण है वो हथियारों की वजह से एक युद्ध का वातावरण भी बनता चला जा रहा है विश्व स्तर पर। तो उनके बीच में ये सहमति बनी कि ये जो हथियार हैं इनमें कटौती की जाए और इनको नष्ट किया जाए। इस तरीके से 1987 में दोनों ही महाशक्तियों के बीच में एक
INF संधि हुई और कटौती करने के लिए सहमति बनी थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि 1988 में रीगन और गोर्बाचोव के बीच में एक शिखर वार्ता होती है जून 1988 में, और इसमें परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी इनके बीच में समझौता होता है। और ये भी सहमति होती है कि परमाणु जो केंद्र हैं या परमाणु जो भी कार्य किए जाते हैं उनको एक दूसरे के द्वारा जांच भी की जानी चाहिए और जांच भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैलिस्टिक जो अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक जो मिसाइल हैं उनके प्रक्षेपण की जानकारी भी एक दूसरे को ये देश देंगे, दोनों ही महाशक्तियाँ एक दूसरे को देंगी, जिससे कि एक सौहार्द का वातावरण बने, कोई भी गोपनीय चीज़ छुपी नहीं रहे, कोई भी चीज़ जो गतिविधि है वो छुपी हुई नहीं रहनी चाहिए। हथियारों से संबंधित तनाव जिसकी वजह से बढ़ता है वो चीज़ छुपी नहीं रहनी चाहिए। तो आपस में एक नज़दीकियाँ इन दोनों महाशक्तियों के बीच में बढ़ती हैं और ये इस पर सहमति बनती है। दिसंबर 1989 के अंतर्गत गोर्बाचोव और बुश दोनों के बीच में एक शिखर वार्ता हुई थी आगे इसी क्रम में, और इस वार्ता में कोई ज़्यादा उनके बीच में सहमति नहीं बन पाई थी, किंतु एक सहमति ये बनी थी कि इस प्रकार की जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का जो वातावरण बनता चला जा रहा है, ये जो वार्ताएं हो रही हैं, इसका क्रम जारी रहना चाहिए, आगे भी ऐसी ही वार्ताएं होती रहनी चाहिए, जिससे कि जो तनाव का वातावरण है, शीत युद्ध का वातावरण है और वैमनस्य का वातावरण है, ये कम हो। तो ऐसी वार्ताएं आगे भी निरंतर जारी रहनी चाहिए, इस पर इनके बीच में सहमति बनती है। फिर हम आगे चल कर के देखते हैं कि जो बहुत बड़ा एक जो कारण था शीत युद्ध का, जहाँ से शुरुआत होती है, वो बर्लिन का मैटर या जर्मनी का मैटर था। तो जर्मनी के मैटर में जो था, तो 1989 में ही, नवंबर 1989 में बर्लिन की जो दीवार थी पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में बटी हुई थी, वो ध्वस्त कर दी जाती है, और पूर्वी जर्मनी के जो व्यक्ति हैं वो पश्चिमी जर्मनी में, और पश्चिमी जर्मनी के व्यक्ति जो हैं पूर्वी जर्मनी के क्षेत्र में जाने आने के लिए काफ़ी मात्रा में बढ़ गई, उनकी संख्या बढ़ गई थी, आना जाना शुरू उन्होंने कर दिया था। तो इससे और इसका विरोध, क्योंकि अभी तक जो विरोध किया जाता रहा था वो सोवियत संघ के कारण इसमें अड़ंगेबाजी होती थी, लेकिन सोवियत संघ ने इस मामले में कोई भी अड़ंगेबाजी नहीं की थी और इस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल विरोध नहीं किया था। तो इससे एक पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का जो शीत युद्ध का मुख्य कारण था, केंद्र बिंदु था, वो समस्या समाप्त हो जाती है। और आगे चल कर के यही जर्मनी का 1990 के अंतर्गत, जुलाई 1990 के अंतर्गत वहाँ पर एक आर्थिक एकीकरण का समझौता होता है उनके बीच में, और सोवियत संघ ने इसको हरी झंडी दे दी कि भाई ठीक है, ये जो दोनों ही जो देश हैं, पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी, ये एक दूसरे से आर्थिक संबंध भी स्थापित कर सकते हैं, और एक आर्थिक एकीकरण उन्होंने आपस में कर लिया था, और एक ही देश का एक पृष्ठभूमि इसके अंतर्गत बन जाती है। और अक्टूबर 1990 के अंतर्गत दोनों ही जर्मनी एक हो जाते हैं और एकीकरण उसका जर्मनी का हो जाता है। तो इस तरीके से जो मूल जो समस्या थी इसकी शीत युद्ध की, वो यहाँ जा कर के समाप्त हो जाती है 1990 के अंतर्गत, अक्टूबर 1990 के अंतर्गत। इसके अलावा इसी क्रम में नाटो और वार्सा पैक्ट ने दोनों ने ही 19 नवंबर 1990 के अंतर्गत पेरिस में जो उनके बीच में वार्ताएं हुई थीं और वहाँ पर एक संधि हुई थी, और उस संधि के तहत शीत युद्ध को पूरी तरह